हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पे रहने वाली है। जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फ्यूचर में, उनमें आपको बहुत ये मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में है। डीएसएसबी का जो लास्ट टाइम में पेपर हुआ था, उस पेपर में से मैंने उनकी जो आंसर की आई थी उसके बाद मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हैं, वो एक बार मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराता हूं। इससे आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी इजी भी नहीं पूछे जाते, बहुत हार्ड भी नहीं पूछे जाते, मतलब मॉडरेट जो लेवल रहता है वो उनका रहता है। चलिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है प्राइमरली यूज किया जाता है विच टाइप ऑफ आइटम। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए किस प्रकार के आइटम्स को स्टरलाइज करने में काम में लिया जाता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पाउडर्स एंड ऑयल्स, दूसरा बोल रहा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा बोल रहा है रबर ट्यूबिंग और चौथा बोल रहा है लिक्विड्स। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन उनका किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का या ऐसे आइटम्स का किया जाता है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूं, ऐसे आइटम्स का किया जाता है जो कि हीट सेंसिटिविटी उनमें नहीं हो। ठीक है, उनका ड्राई हीट, नाम से पता लग रहा है इसमें क्या रहेगी, हीट रहेगी। ड्राई हीट रहेगी मतलब जलने के चांसेस भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, और अगर यहां पर ड्राई नहीं हो, ड्राई का मतलब ये रहेगा कि स्टीम वहां पर नहीं होगी, और अगर स्टीम रहे तो जैसे पाउडर्स है, अगर पाउडर को ऊपर स्टीम में करेंगे तो वो पूरे खराब हो जाएंगे, ऑयल्स भी खराब हो सकते हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इनका किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इनका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन भी होता है और साथ साथ में आपके स्टीम स्टरलाइजेशन भी इनका होता है। हालांकि जो बोर्ड है उसने आंसर दिया है इनका सेकंड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे प्राइमरी किन के लिए यूज किया जाता है, पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए काम में लिया जाता है। रबर ट्यूबिंग के लिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि ड्राई हीट है, जला देगी पूरा को, और लिक्विड्स के लिए भी काम में ये नहीं लिया जाएगा। क्या हो गया, पाउडर्स एंड ऑयल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है विच पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन चेक्ड फॉर लीक बिफोर यूज। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एनेस्थीसिया मशीन का कौन सा पार्ट, जो इनमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पार्ट है एनेस्थीसिया मशीन का जो लीक को चेक करेगा बिफोर यूज। वेपोराइजर, फ्लोमीटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर या ब्रीदिंग सर्किट। अब देखो, पेशेंट के पास गैसेस पहुंच रही है, मशीन और पेशेंट, इनके बीच में क्या रहेंगे, ब्रीदिंग सर्किट। क्या वेपोराइजर से हो जाएगा? नहीं सर, वेपोराइजर का काम होता है जो इनहेलेशन एजेंट है उनको वेपर करके उसमें मिक्स करने का काम होता है, तो ये नहीं होगा। फ्लो मीटर नहीं सर, फ्लो मीटर फ्लो को कंट्रोल करने का काम में आता है, कम या ज्यादा करने में काम में लिया जाता है, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन रेगुलेटर, ये भी नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रीदिंग सर्किट। अगर आंसर नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत भी अगर किसी को समझ है तो भी आराम से आंसर इसका कर देगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द ASA फिजिकल स्टेट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। कि ASA फिजिकल स्टेटस जो होता है, किसी पेशेंट को सर्जरी से पहले अच्छे से उसको देखा जाता है सर्जन के द्वारा, एनेस्थेटिक के द्वारा। अब हम एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनेस्थेटिक के बारे में। तो एनेस्थेटिक जब पेशेंट को देख रहा है तो उसमें क्या देखता है वो। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि सुंदरता चेक कर रहा हो कि शक्ल अच्छी है या नहीं है, वो चीजें अपन नहीं देखते, हम उसकी फिजिकल स्टेटस देखते हैं, क्या स्थिति है। तो ASA जो गाइडलाइन रहती है या फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन होता है, उसमें ASA का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। तो वो क्या, सॉरी, प्राइमरली यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या डिस्क्राइब करेगा इनमें। पहला, लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, की कितने समय तक पेशेंट एडमिट रहेगा, क्या ये डिस्क्राइब करेगा। या पेशेंट का प्री ऑपरेटिव फिजिकल हेल्थ देखेगा। सर्जिकल प्रोसीजर रहेगा, उसकी डिफिकल्टी के बारे में बता रहे हैं अपने को, या फिर एनेस्थीसिया टेक्निक के बारे में देखेगा। बताइए, एनेस्थेटिक जो है पहले देखता है, अच्छे से चेक करता है, ये पहले भी मेरा कराया हुआ है। ठीक है, बताइए, क्या लेंथ देखेगा कि हॉस्पिटल में कितने समय तक रुक रहा है? नहीं सर, इससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या पेशेंट का प्री ऑपरेटिव फिजिकल हेल्थ, सर ये तो देखी जाती है, लेकिन यहां पर प्राइमरी बोल रहा है ये भी किया तो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सर्जिकल प्रोसीजर जो रहता है उसकी क्या डिफिकल्टी देखेंगे, बिल्कुल। और एनेस्थीसिया की टेक्निक। बताइए, एनेस्थीसिया टेक्निक से क्या मतलब है? एनेस्थीसिया टेक्निक से मतलब है लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करेंगे,
तो ये ए से नहीं बताता है, ठीक है, ये ए से नहीं बताता है। क्लियर है? बताइए। काफी दिनों बाद क्लास हो रही है बच्चों, थोड़ा ब्रेक बीच में ले लिया था। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी रेगुलर क्लासेस रहे, मैं धीरे धीरे जो है वीडियोस वो है अपलोड करता रहूं। उससे आपको ये मदद मिलेगी कि जितने भी आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती रहेगी। बताइए, इसमें क्या आएगा बच्चों? अपने सर्जिकल प्रोसीजर जो रहता है उसकी डिफिकल्टी के बारे में हम पता कर लेंगे, क्या अपने को डिफिकल्टी उसमें पेशेंट के साथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर यह भी हो सकता है कि पेशेंट का प्री ऑपरेटिव फिजिकल हेल्थ अपन देख रहे हैं कि क्या पेशेंट के माउथ ओपनिंग कितनी है, कोई नकली दांत तो नहीं। एक तरीके का ये इस तरीके से बोल सकते हो आप, जो पीएससी होता है ना, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी ये हो सकता है। प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी कुछ इसी प्रकार से जो है किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है। इसकी बजाय क्वेश्चन मेरे हिसाब से, देखो क्वेश्चन जो आ गया वो तो आंसर इसका करना ही है, इसकी बजाय क्वेश्चन ये होना चाहिए था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहां पर पूछना चाहिए था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन यहां पर फास्टेस्ट पूछ लिया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसलिए होना चाहिए था कि लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग रहती है ये 3 टाइप से क्लासिफाई की गई है। वापस जाऊंगा बच्चों, ये 3 टाइप से क्लासिफाई की गई है। एक होती है फास्ट ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। ये 3 टाइप से डिवाइड की गई है। आपने पढ़ा भी होगा, जो आपके डिबुकेन है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया है, सबसे लंबे समय तक काम करता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया है। लेकिन यहां पर अपने को फास्टेस्ट ऑनसेट पूछा है। अगर लॉन्गेस्ट पूछता जब तो अपने को दिक्कत थी नहीं, लॉन्गेस्ट पूछता तो अपन बड़े आसानी से आराम से बता देते, ठीक है। तो पूछ रहा है मिपियोकेन, बुपियोकेन, लीडोकेन या रोपियोकेन। ये बुपियोकेन होता है, ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है उसमें ही आता है। फास्टेस्ट ऑनसेट का मतलब वो है कि आपने दिया और फटाफट काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट का या शॉर्टेस्ट एक्टिंग का मतलब होता है कितनी देर तक काम करा। ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन के बारे में पूछे तो कई बार मैंने बताया भी लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, यहां पर क्वेश्चन भी उसके पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर अपने को फास्ट ऑनसेट पूछा है। अब इसका आंसर कैसे किया जाए, इसके बारे में पहले भी डिस्कस अपने आई थिंक नहीं हुआ है, कोई पुरानी क्लासों में कहीं और चैनल पे हुआ होगा पहले, तो एक अलग चीज है, मैंने ही किया होगा वो भी। आओ, मिपियोकेन, बुपियोकेन, लीडोकेन या लिग्नोकेन या रोपियोकेन। सरफेस जो अपन सुपरफिशियली काम लेते हैं स्पेसिफिक एरिया के लिए, देखो जैसे बुपियोकेन हो गए, अपन इसको किस तरीके से काम में लेते हैं? एजे स्पाइनल एनेस्थीसिया अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो एजे स्पाइनल अगर इसको अपन काम में लेंगे तो ये तो होगा नहीं फिर, क्यों बच्चों? एजे स्पाइनल इसको काम में ले रहे हैं तो ये तो है नहीं, इसमें तो समय लगता है, थोड़ा बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। तो इसमें जो बोर्ड ने आंसर किया है वो किया है लीडोकेन या लिग्नोकेन, इसी को अपन मान रहे हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आपके पास पेशेंट आया होगा, उसके छोटा कट लग गया, अपने को सूचरिंग करनी है सुपरफिशियली, तो आप वहां पर लिग्नोकेन लगा के और उसको तुरंत अपन जो है सूचरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, विद इन अ सेकंड अपने इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन स्पाइनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोर्ड ने आंसर किया है लीडोकेन, उसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर कर रहे हैं लीडोकेन। समझ में आ गया क्या बच्चों? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक पेशेंट है, अगर उसको फीवर डेवलप हुआ, ए पेशेंट डेवलप्ड फीवर, वुंड पेन एंड पस डिस्चार्ज एट द सर्जिकल साइट 3 days पोस्ट सर्जरी, द मोस्ट लाइकली। ये ऐसे बोल रहा है कि सर्जरी हो गई, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद में एक तो वुंड में पेन है, दर्द है, फीवर आ गया है उसको, और पस का डिस्चार्ज है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? ठीक है, आ जाइए। बोल रहा है कि एलर्जिक हो सकता है उसके, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म, वुंड में इंफेक्शन हो सकता है, इमीडिएट रिएक्शन टू एनेस्थीसिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखो, अगर पस का डिस्चार्ज आ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा इन्फेक्शन है। तो क्या हो गया आपके वुंड का इन्फेक्शन। देखो फीवर पेन के कारण भी हो सकता है, वुंड में पेन जो है वो नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पेन हो रहा है और उसके साथ में पस का डिस्चार्ज है, इसका मतलब 100% अपने क्या हुआ है, वुंड में इन्फेक्शन हो गया है। और इन्फेक्शन के कारण से ही अपने को क्या देखने को मिल रहा है? फीवर देखने को वहां पर
मिल रहा है। आई क्या बात समझ में बच्चों? अरे आई क्या समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, जितने भी मैं आपको करा रहा हूं। बोल रहा है विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी। इसको शॉर्ट में भी लिख सकता है जो एग्जामिनर होता है, आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रैनियल जो पार्ट रहता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए किसी भी कारण से, हो सकता है हेड इंजरी के कारण हो या कोई और कारण रहे, तो कौन सा इनमें से एजेंट है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा कि आपको यूज नहीं करना है? केटामाइन हो गया, प्रोपोफोल हो गया, थायोपेंटोन हो गया या इटिमोडेट हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ऐसे ड्रग है जो कि यूज लिए जाते हैं जब पेशेंट को क्या दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे ये सारे के सारे केटामाइन, प्रोपोफोल, थायोपेंटोन, इंटिमिडेट ये काम में लिए जाते हैं। मतलब एक साथ काम में नहीं लेते हैं, जैसे रिक्वायर्ड रहेगी उसी हिसाब से काम में लिए जाते हैं। तो बताइए क्या रहेगा? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि पेशेंट क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसका पहले से राइज्ड है, तो ऐसी ड्रग काम में नहीं लेंगे जो और ज्यादा बढ़ा दे। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाती है? पहले से बढ़ा हुआ है, आप ऐसी ड्रग दे दोगे जो और बढ़ाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो केटामाइन ड्रग दी जाती है, केटामाइन ड्रग नहीं दी जाती है क्योंकि आईसीपी को बढ़ाने का काम करती है। विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसके लिए, पेशेंट जिनका आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें केटामाइन नहीं देंगे क्योंकि केटामाइन क्या करेगा, और आईसीपी को बढ़ा देगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा देगा। बच्चों यहां पर अपन ने एक क्वेश्चन किया है, इसका मैंने सी आंसर किया, नहीं सी नहीं होगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मैं बोल रहा था ना ये भी हो सकता है, तो यही होगा बच्चों, माफी चाहूंगा, इसमें मैंने आपको जो है सी आंसर इसका बता दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा, बी, पेशेंट की प्री ऑपरेटिव फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है। ठीक है, मैंने सर्जिकल प्रोसीजर की डिफिकल्टी के बारे में बता दिया, वो सर्जन देख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया अपना। नेक्स्ट बोल रहा है विच मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट इन सीएसएसटी। हीट सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट के कारण से क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनको अपन क्या बोल देंगे, हीट सेंसिटिविटी। उनको किस मेथड से स्टरलाइज करोगे, क्या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होगा, क्या बॉइलिंग होगी, क्या ऑटोक्लेव होगा या इथाइलिन ऑक्साइड। अब देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट किया था, जब भी अपने बीच में यही बातें हुई थी कि कौन सा किस में काम में लिया जाए। तो अब ये यहां पर क्लियर इसने लिखा है कि हीट सेंसिटिविटी है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का तो नामो निशान ही नहीं, अरे जला दोगे। बॉयल कर नहीं सकते तुम क्योंकि वो भी एक तरीके का क्या है, उसमें भी हीट दे रहे हो। ऑटोक्लेव भी नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव में स्टीम आएगी, तो स्टीम भी अपने को नहीं देनी है। तो क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन। ठीक है, ईटीओ होगा, ईटीओ में क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड होती है और इथाइलिन ऑक्साइड के कारण से स्टरलाइजेशन वहां पर हो जाता है। इसको बोला जाता है केमिकल स्टरलाइजेशन। ये बात ध्यान रहे बच्चों, क्या बोला जाता है, केमिकल स्टरलाइजेशन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड केमिकल है, ईटीओ मशीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट प्रोटोकॉल फॉर हैंडलिंग पैक्ड दैट आर फाउंड वेट आफ्टर स्टरलाइजेशन। कि आपने स्टरलाइजेशन कराया, किसी इंस्ट्रूमेंट को कराया या तुमने किसी भी चीज को स्टरलाइजेशन कराया, ऑटोक्लेव कराया उसका, ठीक है, ऑटोक्लेव कराने के बाद में क्या हुआ कि वो पैकेट गीला है, वेट है, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोटोकॉल, तो उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा उसको हैंडल करने का, उस पैकेज को जो कि पाया गया है क्या, वेट आफ्टर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के बाद में गीला पाया गया है, वेट पाया गया है, तो आप किस तरीके से ट्रीट करोगे उसको, क्या प्रोटोकॉल रहेगा। तो पहला बोल रहा है दे मे बी यूज्ड एज, कि आप उसको स्ट्राइल की तरह ही काम में लो। दूसरा बोल रहा है दे शुड बी ट्रीट एज अनस्ट्राइल एंड, आप उसको अनस्ट्राइल की तरह ट्रीट करें कि ये स्टरलाइजेशन का नहीं हुआ। अगर वो गीला है तो अपन क्या करेंगे
कि ये स्टरलाइजेशन नहीं हुआ इसका, उसको अपन ट्रीट करेंगे, अनस्टराइल की तरह ट्रीट करेंगे और प्रोसेस्ड कर देंगे उसको कि वापस से ले जाओ भैया, स्टरलाइजेशन करो इसका अच्छे से। तीसरा बोल रहा है दे कैन बी यूज्ड फॉर इमरजेंसीज ओनली, कि इमरजेंसीज के लिए रख लेंगे। चौथा बोल रहा है दे शुड बी ड्राइड एंड देन यूज, कि हम उसको सुखाएंगे उसके बाद में आराम से काम में ले लेंगे। इसमें क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा इसमें बी। हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे अनस्टराइल की तरह, कि ये स्टरलाइजेशन इसका नहीं हुआ है, ये गीला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, अनस्टराइल है। आप इसको ले जाओ और इसको क्या करो, रीप्रोसेस करो, वापस से आप इसको स्टरलाइज करो, उसके बाद हमारे पास लेके आना, हमारे को तो नहीं चाहिए ऑटोक्लेव, दोबारा करो इसका, वो रीपैक होगा, उसके बाद में स्टरलाइज होगा, उसके बाद अपने पास आएगा। तो क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है क्या? वेरी नाइस। नेक्स्ट चलो, बोल रहा है डिले रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर सर्जरी मे बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि सर्जरी के बाद में कॉन्शियसनेस आने में समय लग रहा है सर्जरी के बाद में, तो वो किस कारण से हो सकता है। ईटिंग बिफोर सर्जरी, कि सर्जरी से पहले नाश्ता पानी हो जाए, ठीक है, जस्ट सर्जरी से पहले, क्योंकि आपको पता है जो फूड होता है जिसमें, और एक तो फूड हो गया प्रॉपर, और एक लिक्विड होता है जैसे वाटर या फिर जूस हो गया, ये दोनों का कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे ये लगभग लगभग आपके फूड जो है 8 आवर बिफोर सर्जरी हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सर्जरीज में कंसीडर कर लेते हैं, 6 आवर भी अपन कंसीडर इसमें कर लेते हैं, ठीक है। और अगर लिक्विड है तो लिक्विड का देखो, लिक्विड में भी अगर वाटर है, वाटर या जूस समझ लो, तो उसको लगभग लगभग 6 आवर, और इमरजेंसीज होती है तो लगभग 3 आवर 2 आवर भी कंसीडर होता है, लेकिन सही प्रोटोकॉल देखा जाए तो 6 आवर है, ठीक है। 4 आवर ये लो, ये प्रोटोकॉल है। और अगर जस्ट बिफोर सर्जरी अगर कुछ खा रहा है तो पूरे पूरे उसके चांस है कि एस्पिरेशन हो जाए, अगर वोमिटिंग हुई तो एस्पिरेट हो जाए, तो ये चांसेस रहते हैं। दूसरा बोल रहा है पोलीयूरिया, कि भाई साहब यूरिन बार बार आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। ये टर्म्स होती है पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है रेजिडुअल एनेस्थेटिक ड्रग और हाइपोथर्मिया, और चौथा बोल रहा है एक्सेसिव लोकल एनेस्थीसिया। अब कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया तो आपने दिया ही नहीं है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें पेशेंट वैसे भी कॉन्शियस ही रहता है, अनकॉन्शियस होता ही नहीं है, तो ये तो हो गया अपने कैंसिल। उसके बाद पोलियो या यूरिनेशन का कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट बिफोर सर्जरी अगर खा लेगा तो उससे कॉन्शियसनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेजिडुअल एनेस्थेटिक और हाइपोथर्मिया। आ गई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को। आपकी वजह से बच्चों 5000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन था वो अपने अचीव कर लिया है। तहे दिल से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बिना जो है अचीव नहीं हो सकती थी। 5000 सब्सक्राइबर अपने हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जल्दी जल्दी क्लास अपलोड करूंगा, सबसे पहला काम तो मेरा रहेगा, और आप लोग फटाफट उसको 10,000 तक पहुंचा दोगे। तो आपके जितने भी यार दोस्त है जो ओटी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ओटी के लिए, या कॉलेज में है, तो आपके जो कॉलेज ग्रुप्स है उनमें आराम से शेयर कर दो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन ऑफ ए वेपोराइजर इन एनेस्थीसिया मशीन इज टू, पूछ रहा है कि वेपोराइजर का फंक्शन क्या रहेगा एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। सबको पता है एनेस्थीसिया मशीन में वेपोराइजर का फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला बोला रिमूव ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेगा। एब्जॉर्ब CO2, नहीं सर, इसका काम होता है ये सोडा लाइम, ये तो सोडा लाइम का काम है सर CO2 को एब्जॉर्ब करने का। 100 ग्राम सोडा लाइम जो होता है वो लगभग लगभग 25 लीटर CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ध्यान रहे, 100 ग्राम सोडा लाइम। तीसरा बोल रहा है कन्वर्ट लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट इनटू वेपर, बिल्कुल सही बात है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। और मेजर ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर मेजर करने का काम नहीं होता है वेपोराइजर का। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू कंफर्म सक्सेसफुल स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव पैकेट, कि ऑटोक्लेव के पैकेट्स जो होते हैं उसके अंदर स्टरलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये कंफर्मेशन कौन करेगा। स्मॉल टेस्ट, कोई टेस्ट करोगे आप स्मॉल सा, उससे कंफर्म होगा। केमिकल इंडिकेटर या स्ट्रिप्स होती है उनसे होगा, या फिजिकल जो आपके उसको देख के पता लगे आपको कि इससे हो जाएगा, या फिर कोई ब्लड का टेस्ट करोगे, बताइए।
देखो सीधी सी बात होती है, जब पैकेट जो होते हैं जिनमें पैक करके ऑटोक्लेव किया जाता है तो उनमें एक स्ट्रिप रख दी जाती है, उसका कलर चेंज होता है तो उससे पता लगता है, वो इंडिकेट करती है कि स्टरलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। अब वो कलर इंडिकेटर अलग अलग भी हो सकते हैं, जो जनरली यूज लिया जाता है वो जैसे इस तरीके से यूज लिया जाता है कि उसमें ग्रीन रखते हैं और वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है। मैं जो ऑटोक्लेव है उसका भी एक वीडियो आपको जो शॉर्ट है वो शॉर्ट्स जो शेयर करते हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या आएगा, बी इसमें रहेगा केमिकल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स रहती है, उसका कलर चेंज होता है, उससे अपने को पता लगता है कि स्टरलाइजेशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पज ऑफ गेटिंग हीमोग्लोबिनिया एंड ब्लड ग्रुपिंग डन ए प्लांट सर्जरी इज टू। बोल रहा है कि प्राइमरी पर्पज क्या रहेगा, आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पता करने की कितना है और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पता करने का क्या पर्पज क्या है अगर सर्जरी प्लान कर रहे हो तो अपने को दो चीजें, एक तो एच बी पता हो और एक अपने को क्या पता हो, ब्लड ग्रुप पता हो। क्यों क्यों पता हो ये पूछ रहा है। टू चेक लिवर फंक्शन, दूसरा बोल रहा है डिटेक्ट एलर्जीज, तीसरा बोल रहा है प्रिपेयर फॉर पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन और चौथा बोल रहा है प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो क्या रहेगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को अगर उसका एचबी पता है और उसका ब्लड ग्रुप पता है तो अगर जरूरत पड़ती है एचबी को देख के सर्जरी के अकॉर्डिंग तो हम उसका ट्रांसफ्यूजन जो है वो ब्लड जो अरेंज करके रख सकते हैं ताकि ट्रांसफ्यूज किया जा सके जब भी जरूरत पड़े, प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, कि जब किसी पेशेंट के स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो करेक्ट पोजीशन क्या रहती है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोन रहेगी, सुपाइन रहेगी, सिटिंग और लेटरल रहेगी, डेक्यूब्यूट्स या फिर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन रहेगी, बताइए बताइए। प्रोन नहीं सर, सुपाइन, अरे सुपाइन में लेटा दोगे तो कैसे लगाओगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहे या लेटरल पोजीशन में रहे, ठीक है। या डेक्यूब्यूट्स अगर आपको याद नहीं रहे, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं भी भूल जाता हूं कई बार, तो आप भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, राइट लेटरल हो सकता है, लेफ्ट लेटरल हो सकता है, ठीक है। और ट्रेंडेलेनबर्ग ये भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, बताइए कि कौन सा मोस्ट कॉमन कोज है पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का। सर्जरी के बाद में रेस्पिरेटरी जो ट्रैक रहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो क्या मोस्ट कॉमन क्या है इनमें से, न्यूमोथोरेक्स है, ब्रोंकोस्पाज्म है, या पल्मोनरी एडिमा है, या टंग फिलिंग बैक है। टंग फोल मोस्ट कॉमन है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, तो क्या हो गया इसमें, 4 इसका राइट आंसर हो गया, टंग फेलिंग बैक। क्लियर है बच्चों, ये ब्रोंकोस्पाज्म, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरेक्स इनके चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट, होते हैं चांस होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है आपके, टंग फीलिंग बैक। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, मतलब जो रिटन कंसेंट रहेगा वो आप कब ले रहे हो, सीधी ये बात है। आफ्टर सर्जरी की सर्जरी के बाद, आफ्टर द पेशेंट रिटर्न्स होम की पेशेंट घर ही चला गया उसके बाद ले रहे हो। तीसरा बोल रहा है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज की डिस्चार्ज के समय लोगे, या बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। तो क्या हो गया, अपन कब लेते हैं कंसेंट, कब लेते हैं पेशेंट से, आपकी हम सर्जरी कर रहे हैं जी, ये एनेस्थीसिया लगेगा जी, तो ये कब बता रहे हो, अरे सर्जरी से पहले ही तो बताओगे, पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले ही तो बताओगे, बाद में थोड़ी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट स्पेसिफिक टू क्यूडल एनेस्थीसिया, कि क्यूडल एनेस्थीसिया जो होता है बिल्कुल लोअर स्पाइनल में लगाया जाता है, ठीक है। स्पाइनल के जो सबसे लोअर पार्ट रहेगा उसमें लगा रहे हैं अपन। तो बोल रहा है कि इसमें मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, यूरिनरी टेंशन हो जाए कि यूरिन आ ही नहीं रहा है, टोटल स्पाइन ब्लॉक हो जाए, पोस्ट ड्यूरल पंचर के कारण से हेडेक हो, या सीजर्स आ जाए। तो देखो होने में तो इसमें सारी कंडीशनें हो सकती है, सीजर के चांसेस कम है, बाकी ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
अब क्या क्या नहीं हो सकता वो हटाते हैं, तीनों हो सकती है, लेकिन चांस किसके सबसे ज्यादा है, किसके सबसे कम है? वो पोस्ट ड्यूरल पंचर के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि स्पाइनल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्यूडल एनेस्थीसिया है। तो ये क्या हो गया आपके 20 का राइट आंसर हो गया। टोटल स्पाइन ब्लॉक का चांसेस इसमें रहता है अगर हाई स्पाइन होता है या टोटल स्पाइन होता है, तो मतलब जो ड्रग रहेगा उसका इफेक्ट ऊपर तक भी देखने को मिल जाता है, उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस भी रहते हैं। जिस पोजीशन पे आप लगा रहे हो उससे ऊपर भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? 20 का राइट आंसर रहेगा। यूरिन रिटेंशन देखने को मिलता है आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट बोल रहा है विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीएसएसडी फॉर सरफेस डिसइंफेक्टेंट, कि इनमें से कौन सा जो है सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में लिया जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनोल या अल्कोहल? बताइए। सरफेस डिसइंफेक्टेंट बोल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड काम में लिया जाता है क्या? नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डालते हैं इसमें अपन। सोडियम हाइपोक्लोराइड बिल्कुल सर, ये हो सकता है। फिनोल नहीं सर, एल्कोहल नहीं सर, एल्कोहल अपन काम में लेते हैं हैंड रबिंग के लिए काम में अपन ले रहे हैं उनको। फिनोल क्या काम में ले रहे हैं अपन? फिनोल होती है, डिटोल होती है, उनको अपन किस काम में ले रहे हैं? ठीक है, फिनोल भी हो सकती है। ठीक है, मैं डिटोल और फिनोल को एक कर रहा हूँ, डिटोल अलग चीज हो गई, फिनोल अलग चीज हो गई। लेकिन अपने को पूछ रहा है सरफेस डिसइंफेक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड को काम में लिया जाता है, लगभग लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको रखा जाएगा। अगर आपको 5 से 10 मिलता है आंसर में तो ऑप्शन में तो भी सही है। इतनी देर तक आप रखोगे जब जाके जो है वहां पर डिसइंफेक्टेंट पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रोटामीटर इन एनेस्थीसिया मशीन? एनेस्थीसिया मशीन में रोटामीटर का कार्यक्रम पूछ रहा है कि क्या काम है जी उसका। पहला बोल रहा है टू मेजर द पेशेंट एयरवे प्रेशर, कि पेशेंट का एयरवे प्रेशर नहीं सर। दूसरा बोल रहा है टू वेपोराइजर एनेस्थेटिक एजेंट, कि एनेस्थेटिक एजेंट को वेपोराइज करने का काम, लेकिन ये तो रोटामीटर रहेगा तो नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एक्सपायर्ड गैसेस, नहीं सर, ये काम रहेगा सोडा लाइम का। चौथा बोल रहा है टू मेजर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्रेश गैस सच एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, तो क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। रोटामीटर का काम क्या है? रोटामीटर में फ्लो कंट्रोल नॉब्स लगे होते हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रस ऑक्साइड के और एयर का, तो उनको कंट्रोल करने का काम ये करेगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि नहीं बताइए? तो इस बात पे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो क्लास को बच्चों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है विच कलर गैस सिलेंडर इज यूज्ड फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इन इंडिया? इंडिया में नाइट्रस ऑक्साइड के यूज के लिए कौन सा सिलेंडर का कलर कोड काम में लिया जाएगा? ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक या ब्लू? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो रहती है N2O, इसके लिए कौन सा काम में लिया जाता है? ब्लू कलर का सिलेंडर काम में लिया जाता है। अब मुझे जिसको पता है पिन कमेंट करके सॉरी इनका पिन पॉइंट बताइए नाइट्रस ऑक्साइड का कमेंट में। क्या बताना है? पिन इंडेक्स बता दो, पिन पॉइंट बता दो। बात है कि ये ब्लू कलर का सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, इसका पिन इंडेक्स आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टेक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर सोडियम हाइपोक्लोराइड टू डिसइंफेक्ट सरफेस? कितना समय चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड को सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए? 80 मिनट? नहीं सर। 10 सेकेंड? ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। 10 मिनट्स? हाँ सर ये हो सकता है। या 30 सेकेंड? देखो काम में अपन 30 सेकेंड के लिए ले रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने आंसर 10 मिनट किया है तो मैं इसका 10 मिनट ही मान रहा हूं। हालांकि काम में अपन सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में 30 सेकेंड अपन करके छोड़ देते हैं, लेकिन बोर्ड अपने को 10 मिनट आंसर कर रहा है तो 10 मिनट ही रहेगा बच्चों, ध्यान रहे। क्लियर है क्या? ये हो गए आपके करीबन करीबन 20-22 क्वेश्चंस जिनके बारे में डिस्कशन अपना हो गया है। एक क्वेश्चन का आंसर जो था उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी। इसका क्या रहेगा बच्चों? 20 का राइट आंसर रहेगा पेशेंट्स प्री ऑपरेटिव फिजिकल हेल्थ के बारे में जो है एनेस्थेटिक देखता है। तो ये हुए बच्चों अपने सारे क्वेश्चंस के बारे में बात। अपना जो चैनल है इनसाइड ओटी विद सूरज सर, बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा बच्चों रेगुलर क्लासेस जो है आती रहे। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।